नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 18 जुलाई 2022 की डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। अलग अलग सोर्सेज की डेली न्यूज और एडिटोरियल द हिंदू का मैं यहां आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप देख सकते हैं निर्मला सीतारमण जी राइट में आपको नजर आ रही है। आज से दूध, चावल, दही और दूसरे वस्तुओं पे जो जीएसटी का दर है उसमें थोड़ी वृद्धि देखने को मिल रही है। देखिए अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो ओवरऑल जो पेट्रोल डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी कट्स हुए हैं उसके चलते टैक्स कलेक्शन कम हो सकता है, इस बात का थोड़ा डर है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सरकार ये बोल रही है कि चूंकि हम जीएसटी की जो दरें हैं उनको बढ़ा रहे हैं, तो ये जो एक्साइज ड्यूटी कट्स हैं वो ओवरऑल उतने इफेक्टिव नहीं होंगी, हमारा टैक्स कलेक्शन जीएसटी का ज्यादा ही होगा। ठीक है ना। तो पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्सेस से पैसा कम हो रहा था, जीएसटी से वो ज्यादा हो जाएगा। अब ऐसा यहां पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये जीएसटी की दरें कितनी बड़ी हैं ये मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। देख लेते हैं आज कौन किस मेजर हेडलाइंस है। तो मेजर हेडलाइंस में आपको नजर आ रहा है भाई, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है आज और द्रौपदी मुर्मू जी के जीतने के चांसेस यशवंत सिन्हा से बहुत ज्यादा है, इसको देखेंगे। जीएसटी किस किस प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ा, इसको देखेंगे। कितने फार्मर्स को एक्चुअली बेनिफिट हुआ फार्म लोन वेवर से, इसके बारे में बात करेंगे। वेस्ट एशियन गेम्स, ठीक है ना, ने अनायुत्तु नाम के फेस्टिवल, देखिए एक अनायुत्तु नाम का फेस्टिवल होता है साउथ इंडिया में जहां पे एलिफेंट्स को खाना खिलाया जाता है, पैचीडर्म्स को खाना खिलाया जाता है। अब ये पैचीडर्म्स को खाना खिलाने वाला फेस्टिवल एशियन गेम्स के थ्रू कैसे शुरू हुआ उसके बारे में बात करेंगे। साउथ वेस्ट यूरोप, फ्रांस और कह लीजिए आप दो तीन और कंट्रीज, ग्रीस, यहां पे जबरदस्त फॉरेस्ट फायर लगी हुई है। ये फॉरेस्ट फायर बहुत तेजी से यूरोप के एक बहुत बड़े इलाके में फैल रही है, इसको समझेंगे। और एक फेस्टिवल है बुनालू फेस्टिवल, इसके बारे में बात करेंगे। फिर कि आज के एडिटोरियल डिस्कशन में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो भैया एक लैक क्लस्टर प्रेसिडेंशियल रेस इन द मेकिंग, ये यूएस इलेक्शंस की बात हो रही है। उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, तो अ गेम ऑफ वन अपमैनशिप, किस प्रकार से कर्नाटका की पॉलिटिक्स में जो कांग्रेस के दिग्गज हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो इससे कांग्रेस की पोजीशन कमजोर पड़ती, बीजेपी की स्ट्रांग होती, इसको देखेंगे। फिर वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बीजेपी ने बनाया है, इससे कैसे बीजेपी अपने इलेक्शन प्रोपोगेंडा को आगे बढ़ा रहा है, अपोजिशन यहां पे कैसे कमजोर पड़ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। वेस्ट एशिया में बाइडेन की क्या स्ट्रैटेजी, इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो चार आर्टिकल्स डिस्कस करूंगा। अभी एक प्रैक्टिकल यहाँ पे प्रिजर्विंग द डेमोक्रेसी इन इंडिया है, तो डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करने से रिलेटेड आर्टिकल आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ज्ञान तगड़ा बांटा गया होगा। फिर ओवरऑल आरएसएस प्रचारक के रिस्पेक्ट में और बीजेपी पॉलिटिशियन के रिस्पेक्ट में आर्टिकल है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है इन आर्टिकल्स में बीजेपी को क्रिटिसाइज किया गया है। कुछ बहुत वैसे नॉलेजफुल तो आपको यहाँ पे नजर आएगा नहीं। और यहाँ पे एक नाथ शिंदे और महाराष्ट्र में जो कुछ भी है उससे रिलेटेड आर्टिकल है। तो ये बेसिकली ओवरऑल जो आज की डेट में ओवरऑल बीजेपी को क्रिटिसाइज करने वाला जो आपके लोग तबका है उनके आर्टिकल्स हैं, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बहुत ज्यादा इसमें कंक्रीट एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से तो नहीं मिलेगा। तो चार जो आर्टिकल्स है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा आपकी नॉलेज के पर्सपेक्टिव से। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, न्यूएंस। न्यूएंस का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल डिफरेंस इन मीनिंग, फीलिंग, साउंड, मतलब दो चीजों के बीच में बहुत कम डिफरेंस होना। जैसे कि लाइट लाइम ग्रीन और लाइम ग्रीन, तो इन दोनों चीजों के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही फीका है, बहुत ही माइनर है, तो इसको आप बोलते हो न्यूआंस। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें, दोनों ही चीजें आपको लाइक बटन के बगल में नजर आ जाएगी। चलिए, प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है आर्टिकल 55 के प्रोविजंस के हिसाब से। प्रेसिडेंट सिलेक्शन करके मेरे नाम के साथ सर्च मारेंगे, मैंने बहुत डिटेल में लक्ष्मीकांत में प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है ये आपको बता रखा है। अब आपको पता है इस समय पे रूलिंग पार्टी के कॉलिशन की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि यहाँ पे आपको राइट में नजर आ रही है। और जो अपोजिशन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो है यशवंत सिन्हा साहब, जो कि आपको यहाँ पे लेफ्ट में नजर आ रहे हैं। अब अभी के लिए सामंजस्य कुछ ऐसा बन रहा है कि 545 एमपीस और 2154 एमएलए द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट कर रहे हैं, और लगभग 223 एमपीस और 1774 एमएलए यशवंत सिन्हा जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे ये पता चल रहा है प्रिलिमिनरी बेसिस पे कि बड़े आराम से जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं ये द्रौपदी मुर्मू जीतने वाली है। ओवरऑल अगर आप देखो तो कुछ अपोजिशन पार्टी जैसे कि बीजू जनता दल, तेलुगु देशम पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, जनता दल सेक्युलर, जेएमएम, बीएसपी, शिरोमणि अकाली दल, जेएमएम, ये सब कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू जी के लिए वोट देंगे। एआईएडीएमके पार्टी के एमएलए और एमपीज भी द्रौपदी मुर्मू जी के लिए वोट देंगे। तो बहुत हद तक ये पॉसिबल लग रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी बड़े आराम से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाएंगी। लगभग 2/3 वोट इनके पास यहां पे जाएंगे।
ओवरऑल देखा जाए तो कौन कौन यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में वोट मेंबर्स आप कह लो वोट डालते हैं, तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, ये सब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपना वोट डालते हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा पीसी मोदी जी रिटर्निंग ऑफिसर हैं जो ओवरऑल इस इलेक्शन को सुपरवाइज कर रहे होंगे। इस 16वें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए देश भर में 31 पोलिंग स्टेशन सेटअप किए गए। 15वां राष्ट्रपति यहां पे चुना जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वोट्स होंगे 10,86,431। ठीक है भाई। ओवरऑल ऐसा कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी के पास इस 10,86,000 में से 6.67 लाख वोट जाएंगे। एक बात और बता दूं, जो एमपीज और एमएलए नॉमिनेटेड है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में जो नॉमिनेटेड एमपीज एमएलए हैं वो यहां पे वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो भी यहां पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लोकसभा राज्यसभा के भी जो नॉमिनेटेड एमपीज हैं वो यहां पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एमपीज को एक ग्रीन बैलेट पेपर दिया जाएगा, एमएलए को एक पिंक बैलेट पेपर दिया जाएगा, और एक स्पेशल पेन दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। उस पर्टिकुलर पेन से ही आपको वोटिंग मार्क करनी है। अगर आपने किसी और पेन से वोटिंग मार्क कर दी तो आपका वोट इनवैलिडेट हो जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है भाई। 1971 के सेंसस के हिसाब से यहां पे वोट की वैल्यू रखी जा रही है। ओके। अलग अलग राज्यों में अलग अलग एक एमएलए के वोट की वैल्यू होती है, और जितनी भी टोटल एमएलए की वैल्यू होगी पूरे देश में, उतने को अगर आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ एमपी से, लोकसभा पर राज्यसभा, तो वो एक एमपी की वैल्यू हो जाएगी। एक एमपी की वोट की वैल्यू लगभग 700 है। ठीक है ना। और एमएलए की वोट की वैल्यू अलग अलग है। जैसे सिक्किम के एमएलए की, एक एमएलए की वोट की वैल्यू है 7। वहीं पे अगर आप उत्तर प्रदेश के एमएलए की बात करो तो उसकी वोट की वैल्यू 208 है। तो उत्तर प्रदेश का एक एमएलए अगर वोट डालेगा तो 208 माना जाएगा उसकी वैल्यू, और सिक्किम का एमएलए वोट डालेगा तो केवल 7 माना जाएगा। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वोट डालेगा तो उसकी वोट की वैल्यू 700 मानी जाएगी। अगले न्यूज पे आ जाते हैं, जीएस पेपर 3, इश्यूज रिलेटेड विद फार्मर्स में न्यूज काम आएगी। लोन वेवर से केवल 50% फार्मर्स का भला हुआ है, ऐसा यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक स्टडी बताती है। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, जहां जहां पे भी लोन वेवर्स दिए गए वहां पे यहां पे स्टडी की गई। तो 9 राज्यों में फार्म लोन वेवर्स की स्टडी हुई, और ऐसा पता चला है कि 2014 से लेके अब तक जितने इंटेंडेड बेनिफिशियरीज थे जिनको फार्म लोन वेवर देने की बात की गई थी, इसमें से केवल 50% तक वो जो इंटेंडेड बेनिफिट है वो पहुंचा है। एज ऑफ मार्च 2022 देखा जाए तो जो सबसे बेकार इंप्लीमेंटेशन हुआ है फार्म लोन वेवर स्कीम का, वो हुआ है तेलंगाना में। केवल 5% इंटेंडेड फार्मर्स को बेनिफिट मिला है। मध्य प्रदेश में केवल 12%, झारखंड में केवल 13%, पंजाब 24%, कर्नाटका 38%, उत्तर प्रदेश 52%। छत्तीसगढ़ में 2018 में जो फार्म लोन वेवर आया था वो 100% इंप्लीमेंट हुआ है, और महाराष्ट्र में जो 2020 में आया था वो 91% इंप्लीमेंट हुआ है। तो अलग अलग जगहों पे किस प्रकार से इस फार्म लोन वेवर स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया है, इसके ऊपर यहां पे सवाल उठाया जा रहा है। तो सबसे पहला तो यहां पे देखिए हुआ क्या कि आपने फार्म लोन वेवर स्कीम लागू कर दी, अनाउंस कर दी, उसके बाद वो फार्म लोन वेवर किसानों तक पहुंचा नहीं पहुंचा इसका पता नहीं है। ठीक है ना। वोट में आपने इलेक्शन में वोट ले लिए स्कीम को अनाउंस करके, पर बाद में वो स्कीम का बेनिफिट फार्मर तक नहीं पहुंचा। एक तो यहां पे ये लॉजिक निकल के आता है। महाराष्ट्र में 2017 में जो फार्म लोन वेवर स्कीम अनाउंस की गई थी 34,000 करोड़ की 67 लाख फार्मर्स के लिए, उसमें से अब तक केवल 68% बेनिफिशियरीज तक मदद पहुंची, बाकी तक मदद पहुंची नहीं है। एसबीआई की स्टडी के हिसाब से जो अब तक 10 फार्म लोन राइट ऑफ अनाउंस हुए 2.53 लाख करोड़ के, ठीक है ना, जिसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 2014 में हुई थी। लगभग आंध्र प्रदेश के 42 लाख फार्मर्स जो कि एलिजिबल थे लोन वेवर्स के लिए, उसमें से 92% के पास मदद पहुंची, लेकिन तेलंगाना में केवल 5% के पास मदद पहुंची। तो बेसिकली अलग अलग राज्य की सरकारों पे यहां पे डिपेंड करता है कि ओवरऑल वो किस हद तक ग्राउंड लेवल पे फार्मर्स के पास मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो मदद नहीं पहुंच रही इसका वजह क्या बताया जा रहा है? एक वजह तो ये बताया जा रहा है कि सरकारों के पास पैसा नहीं है, राज्य की सरकार के पास फिजिकल स्पेस कम है। तो कम फिजिकल स्पेस होने की वजह से वो अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। फिर सरकारें बदल जाती हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी ने लोन वेवर का प्रॉमिस किया, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आ गई, वो लोन वेवर के प्रॉमिस को ऑनर नहीं कर रही है। ये भी प्रॉब्लम यहां पे निकल के आ जाती है। ठीक है। प्लस कुछ कंसर्न्स है। कंसर्न्स ये हैं कि जो लोन वेवर दिए गए थे उनमें से जो 80% फार्मर्स थे उनके अकाउंट स्टैंडर्ड कैटेगरी में थे। बेसिकली उनके एग्रीकल्चरल अकाउंट्स नहीं थे, स्टैंडर्ड कैटेगरी के अकाउंट्स थे, और बहुत सारे अकाउंट्स तो ऐसे थे जो अपना लोन की किस्त सही समय पे दे रहे थे।
तो बेसिकली 80% यहाँ पे जो फार्म लोन वेवर्स के लिए अकाउंट एलिजिबल थे वो स्टैंडर्ड अकाउंट्स थे। स्टैंडर्ड अकाउंट्स मतलब जो प्रॉपर तरीके से अपनी लोन की किस्त वगैरह भर रहे थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठाया गया कि कुछ फार्मर्स यहाँ पे वेल टू डू थे, जो प्रॉपर तरीके से अपनी लोन वगैरह की किस्तें भर रहे थे, उनको यहाँ पे फार्म लोन वेवर दे दिया गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पे ये है कि बस ये एक इलेक्शन का जुमला था। एक्चुअली में यहाँ पे अगर आप नहीं भी देते लोन वेवर तो चल जाता काम। लेकिन ओवरऑल ये कहते हैं ना, एक्सेसिव स्पेंडिंग का एक मुशायरा था अलग अलग राज्य की सरकारों के द्वारा। तो ये भी बात यहाँ पे बताई जा रही है। झारखंड में ओवरऑल ये जो लोन की कवरेज है फार्म लोन वेवर की वो 100% है। उत्तर प्रदेश में 90। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोपोर्शन ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंट्स विच रिफर्स टू लोन्स बीइंग सर्विस इन अ टाइमली मेंबर। मतलब वो स्टैंडर्ड अकाउंट जहां पे लोन प्रॉपर तरीके से सर्व किया जा रहा था लोन लेने वाले के द्वारा, वहां पे लोन अच्छे खासे दिए गए, फार्म वेवर्स अच्छे खासे दिए गए। मतलब वो स्टैंडर्ड अकाउंट जो ठीक तरीके से अपने लोन को चुका रहे थे, उसकी इंटरेस्ट चुका रहे थे, मुद्दल चुका रहे थे, उनको जो लोन दिया गया, उनको जो लोन वेवर दिया गया, झारखंड में 100%, उत्तर प्रदेश में 96%, आंध्र प्रदेश में 95%, पंजाब में 86%, तेलंगाना में 84%। महाराष्ट्र में जो लोन वेवर अनाउंस किया गया उसमें से जो 43% बेनिफिशरीज थे उनके पास स्टैंडर्ड अकाउंट थे। मतलब बेसिकली अलग अलग रीजन वाइज है। महाराष्ट्र में जो फार्मर्स हैं सबके पास स्टैंडर्ड अकाउंट नहीं है, सब लोग अपने लोन को प्रॉपर तरीके से सर्विस नहीं कर रहे हैं। बट उत्तर प्रदेश पंजाब के इलाके में बहुत सारे फार्मर्स लोन को प्रॉपर तरीके से प्रोसेस कर रहे थे, सर्विस कर रहे थे, लेकिन तब भी वहां पे उनको फार्म वेवर स्कीम का बेनिफिट दिया गया। ये जो लोन वेवर्स होते हैं ना, खासकर जो फार्म लोन वेवर्स होते हैं, इनको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ये क्रेडिट कल्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं लॉन्ग टर्म में और मीडियम टर्म में। क्रेडिट कल्चर मतलब बैंक आपको लोन देगा, फिर राज्य बोलेगी कि नहीं भाई लोन माफ, तो अब जो किसान है वो लोन लौटाएगा नहीं, सरकार देर से लोन का अमाउंट वापस करेगी, बैंकों की जो बैलेंस और अकाउंट शीट है वो यहां पे बिगड़ जाएगी। तो इससे बोला जा रहा है कि जो क्रेडिट कल्चर है हमारे देश का वो बिगड़ जाता है इस प्रकार की एक्टिविटीज से। अगला आ जाते हैं जीएस पेपर 3 इश्यूज रिलेटेड टू फार्मर्स। यहां पे क्या है भाई, एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। इस ट्रेडिशनल फेस्टिवल को आप बोलते हो बोनालू। बोनालू नाम का तेलंगाना का ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल है जो कि गॉडेस महाकाली को सेलिब्रेट करता है। यहां पे पोथाराजू बन के आपको कुछ डिवोटीज नजर आ रहे हैं। पोथाराजू वॉज द ब्रदर ऑफ गॉडेस काली। ओके, और बोनालू सेलिब्रेशंस हो रहे हैं हैदराबाद में, ये लोग आपको नाचते नजर आ रहे हैं। वुमेन जो बोनम है इसको कैरी करती हैं। बोनम बेसिकली पॉट्स ऑफ राइस होते हैं। महाकाली जी को घड़ों में भर भर के चावल चढ़ाया जाता है हार्वेस्ट के बाद। तो बेसिकली ट्रेडिशनल ऑफरिंग होती है महाकाली जी को, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना के अंदर। हैदराबाद में ओवरऑल इस प्रकार से लोग सज के सड़कों पे निकलते हैं। तो हैदराबाद सिकंदराबाद के शहरों में ये मनाया जाता है। आषाढ़ मासाम के महीने में मनाया जाता है, जो कि जुलाई और अगस्त के लगभग आता है। स्पेशल पूजा वर्शिप सेरेमनी जहां पर परफॉर्म की जाती है येलम्मा के लिए। येलम्मा एक रीजनल फॉर्म है महाकाली। महाकाली जो माँ है, इनका जो रीजनल फॉर्म सेलिब्रेट किया जाता है हैदराबाद सिकंदराबाद में, उसको आप येलम्मा बोलते हो। तो येलम्मा माँ की यहाँ पे पूजा होती है फर्स्ट और लास्ट डे ऑफ फेस्टिवल पे। और बेसिकली आप कह सकते हो कि गॉडेस को एक प्रकार की थैंक्स गिविंग है ये। तो माँ लोगों की इच्छाओं को मानेगी, इसलिए माँ को यहाँ पे थैंक्स गिविंग दी जाती है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल की। तो ये जो बोनम है, बेसिकली बोनम नाम का जो फेस्टिवल है, ये जो शब्द आया है भोजनम से आया है। भोजनम को आप बोलते हो, मतलब आप कह सकते हो फीस्ट, एक प्रकार का खान एक बड़े स्केल पे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। तो तेलुगु में जो मील होता है, जो फीस्ट होता है, बड़े स्केल पे लोगों को खाना खिलाया जाता है, भोजनम इसको बोलते हैं संस्कृत में। उसी से बोनम नाम का ये आपके लोग फेस्टिवल निकला है। मदर्स गॉडेस जी को यहाँ पे ऑफरिंग दी जाती है। जो वुमेन है वो यहाँ पे राइस प्रिपेयर करती है, उसको मिल्क और जैगरी के साथ पका के एक ब्रास और अर्दन पॉट में, यहाँ पे फिर नीम लीव्स, टर्मरिक, वर्मिलियन, लेट लैम्प, इन सब का भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। फिर जो वुमेन है वो पॉट्स को अपने हेड पे कैरी करती हैं और ओवरऑल माँ को यहाँ पे समर्पित करती हैं। ठीक है भाई। तो ये जो बोनालू नाम का फेस्टिवल है, ये मदर गॉडेस की पूजा करता है, और इसके और भी रीजनल फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैसम्मा, पोचम्मा, येलम्मा, पेधामा, दोकलमा, अंकलमा, कोलरमा, मारेमा, नोकलमा। तो आपको अलग अलग रीजनल इलाकों में ये नाम आपको नजर आ जाएगा। ये मदर गॉडेस की रीजनल नाम है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने येलम्मा देखा, तो येलम्मा तेलंगाना के आसपास के इलाकों में महाकाली जी का एक रीजनल डीटी फॉर्म है। तो महाकाली माँ को अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग जगहों पे पूजा जाता है। ये फॉर्म्स मैंने यहाँ पे आपको पढ़ के सुनाए। आगे जाते हैं, व्हेन एशियन गेम्स पेव्ड द वे फॉर आना यूतु। जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के रिस्पेक्ट में चीज इंपॉर्टेंट है। आया यूतु एक एनुअल रिचुअल है। ये श्री वदकुन्नथम टेम्पल थ्रिसूर में मनाया जाता है। यहाँ पे 50 से ज्यादा एलिफेंट्स को अच्छा खाना खिलाया जाता है।
लॉर्ड गणेश की पूजा की जाती है। वैसे भी आप कह लो एक हाथी को लॉर्ड गणेश जी का अवतार माना जाता है हिंदू बिलीफ के हिसाब से, और गणेश जी के बारे में कहा जाता है कि ये एक इंसान की जिंदगी से जितनी भी मुसीबतें हैं उसको हटा देते हैं। अब बेसिकली ये जो अनायुतु नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है, अब इस पर्टिकुलर फेस्टिवल अनायुतु के पीछे एक पास्ट है, इसकी एक हिस्ट्री है। क्या हिस्ट्री है? देखिए, दिल्ली में एशियन गेम्स हुए 1982 में, और इन एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी के लिए देश के अलग अलग हिस्सों के कुछ कल्चरल फॉर्म्स को उठाया गया। केरला के भी बहुत से कल्चरल फॉर्म्स को उठाया गया, और केरला का ये जो एलिफेंट था पूरम, इसको भी यहां पे दिल्ली के एशियन गेम्स में डिस्प्ले करने की बात की गई। ठीक है भाई, अब आप डिस्प्ले तो कर रहे हो, लेकिन एलिफेंट्स को केरला से दिल्ली लेके कैसे जाओगे? तो उस समय पे काफी डिस्कशन हुआ, और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई केसी पनिकर साहब को, जो कि वेटनरी सर्जन थे, एलिफेंट ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट थे। बाकी भी अथॉरिटीज थी, देवास्वाम बोर्ड थे जो कि रिलीजियस ट्रस्ट है आपके केरला के अंदर, एलिफेंट ओनर्स थे। इन सबको यहाँ पे ओवरऑल क्या बोला गया कि भाई जो केरला के एलिफेंट्स हैं इनको एशियन गेम्स के पार्टिसिपेशन के लिए दिल्ली तक लेके जाना है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे जो एलिफेंट्स थे, इसमें कुती नारायण एलिफेंट्स थे गुरुवर देवास्वाम के। इनको एशियाड अप्पू कहा गया, ये एशियन गेम्स के मैस्कॉट भी थे। 3 साल का पुष्पा, 4 साल की निशा, 5 साल की सुनीता, 7 साल की रश्मि, ये सारे के सारे हाथी और अतनी को केरला से दिल्ली लेके जाना था। एक 264 मेंबर की टीम बनाई गई, जिसमें 12 महंत, 80 हेल्पर, 6 वेटनरी एक्सपर्ट्स, 21 पुलिस वाले, ये सब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई कि भाई सेफली इन हाथियों को केरला से दिल्ली पहुंचाओ। इसके लिए ट्रेन बुक की गई। ट्रेन में 28 बग्गियां थी, 13 ओपन बग्गियां थी एडल्ट एलिफेंट्स के लिए, और लगभग 8 बॉक्सेस थे काव्स के लिए। 4 एलिफेंट को तो ट्रैंकुलाइज कर दिया गया, बेहोश कर दिया गया, सुला दिया गया ओवरऑल, ताकि आराम से ये दिल्ली पहुंच जाए। वाटर 4 बग्गियों में पानी भरा गया, 3 बग्गियों में पाम लीव्स भरे गए, ताकि इन एलिफेंट के खाने पीने के लिए भी चीजें हो। तो ओवरऑल ये जब जर्नी ऑर्गेनाइज की जा रही थी तो लोकल अपोजिशन हो रहा था। बहुत सारे एनिमल एक्सपर्ट्स और जो सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं, एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट होते हैं, वो अपोज कर रहे थे। वो कह रहे थे यार ये सब क्या कर रहे हो, एलिफेंट्स को इस प्रकार से दिल्ली लेके जाना इनह्यूमन है, ये गलत है। बट सारे अपोजिशन के बावजूद 1 नवंबर 1982 को केरला पिरावी डे पे चीफ मिनिस्टर के करुणाकरन उस समय के, उन्होंने ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया और इन एलिफेंटों को दिल्ली भेजा। ठीक है भाई, एलिफेंट दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंच के इन्होंने ओवरऑल यहां पे जो एशियन गेम्स थे उसमें पार्टिसिपेट किया। इस ट्रेन को बहुत से स्टेशन पर रोका गया। एलिफेंट्स की सिक्योरिटी के लिए जो ट्रेन की स्पीड थी, इसको 18 किलोमीटर प्रति घंटा रखा गया। ओवरऑल 165 घंटे में 3000 किलोमीटर की जर्नी पूरी हुई। 8 नवंबर को ये जो एलिफेंट्स थे तुगलकाबाद पहुंचे। इन्होंने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट भी किया। अब इनको वापस दिल्ली से केरला लेके जाना है। अब दिल्ली से वापस केरला लेके जाना है, तो एक तो फॉरवर्ड जर्नी, एक बैकवर्ड जर्नी। अब इन एलिफेंट्स पे थोड़ा भारी पड़ रहा था, तो वापसी के दौरान बहुत सारे एलिफेंट यहाँ पे बीमार पड़ गए, इनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ गई। अब एक मॉरल एलिमेंट था, वैसे अपोजिशन आ रहा था इन एलिफेंट्स की हेल्थ को लेके। तो ओवरऑल यहाँ पे एलिफेंट्स की हेल्थ को सुधारने के लिए एक इवेंट शुरू हुआ, जिसको बोला गया आना यूतु इवेंट। ये आना यूतु इवेंट श्री वदकुनथन टेम्पल में शुरू किया गया, और इस पर्टिकुलर इवेंट पे हर साल पैचीडम्स को स्पेशल न्यूट्रिशियस फूड खिलाया जाता है। ये जो इवेंट है वो हर साल करिकदकम मलयालम मंथ में मनाया जाता है। और बहुत सारे और राज्यों में भी इस प्रकार के फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि अनायुतु, जैसे महागणिपति होमम। तो बेसिकली यहां पे एलिफेंट्स को खाना खिलाया जाता है, एलिफेंट्स के न्यूट्रिशन को बना के रखने के लिए। और ये खाना क्यों खिलाया जाता है? क्योंकि 1982 के एशियन गेम्स में इन एलिफेंट्स को केरला से दिल्ली लाया गया, फिर वापस लाया गया। इसमें की हेल्थ खराब हो गई, तो हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए एक इवेंट शुरू हुआ अनायुतु नाम का, जिसमें हर साल इन एलिफेंट्स को खाना खिलाया जाता है। फिर जीएस पेपर 3 टैक्सेशन पैक्ड पनीर आटा फॉर कर्ड अट्रैक्ट 5% जीएसटी फ्रॉम टुडे। देखिए यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। जो प्री पैक्ड लेबल फूड आइटम्स होते हैं, जैसे आटा, पनीर, कर्ड, इनके ऊपर 5% जीएसटी लगेगा। फिर हॉस्पिटल रूम्स जिनका रेंट 5,000 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा है, इसके ऊपर 5% का जीएसटी लगेगा। फिर वो होटल के रूम जहां पे दिन का रेंट 1,000 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा है, उसके साथ साथ मैप्स और चार्ट्स और एटलसेस, इनकी सेल के ऊपर 12% का जीएसटी लगेगा। टेट्रा पैक्स के ऊपर और वो फीस जो कि बैंक चार्ज करते हैं चेक्स के इशू करने के लिए, उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी में यहां पे कुछ चेंजेस किए गए। बेसिकली इन चेंजेस को जीएसटी काउंसिल ने लास्ट मंथ ही पेरूज किया गया था, फाइनली इनको ग्राउंड लेवल पे इंपोज कर दिया गया।
तो इस जीएसटी के रेशनलाइजेशन के बाद ऐसा बताया जाता है कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो थोड़े और बढ़ सकते हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को हटाया गया। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है कि फाइनल प्रोडक्ट कम जीएसटी परसेंटेज पे बिक रहा है और जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो मान लो 18% पे। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जिससे फाइनल प्रोडक्ट बनना है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट 18% पे, फाइनल प्रोडक्ट 12% पे। तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी हो गया कि जो इनपुट प्रोडक्ट है उसके ऊपर जीएसटी ज्यादा लग रहा है, आउटपुट पे कम है। तो इस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को यहां ठीक किया गया है। तो प्रिंटिंग, राइटिंग और ड्राइंग इंक, नाइफ्स विद कटिंग ब्लेड्स, पेपर नाइफ्स, पेंसिल शार्पनर्स, एलईडी लैंप्स, इन सब के ऊपर जो जीएसटी है वो 12% से बढ़ा के 18% कर दिया गया। सोलर वाटर हीटर्स के ऊपर जीएसटी 5% से बढ़ा के 12% कर दिया गया। ठीक है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये ओवरऑल जो भी सर्विसेज रेंडर करेंगी इन सर्विसेज के ऊपर 18% का जीएसटी है। अगर आप अपनी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किसी बिजनेस एंटिटी को देखते हो, कोई धंधा खोलने के लिए, कोई कोचिंग खोलने के लिए, कोई क्लिनिक खोलने के लिए डॉक्टर का, कोई स्कूल खोलने के लिए, तो उस केस में ओवरऑल जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किराए पे दी गई है उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा। ओके। बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी के ऊपर 12% का जीएसटी लगेगा। हॉस्पिटल में जो नॉन आईसीयू रूम्स होते हैं जिनका किराया 5 रुपए 1000 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा का, उसके ऊपर 5% जीएसटी लगेगा। समझ गए बात को? तो ये सब चीजें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, चाहे उसमें बैटरी लगी हो चाहे बैटरी ना लगी हो, उसके ऊपर 5% का जीएसटी लगेगा। ये सब चीजें यहां पे बताई गई हैं। फिर भाई फॉरेस्ट फायर फैल रही खतरनाक साउथ वेस्ट यूरोप में। फ्रांस, ग्रीस, पुर्तगाल और स्पेन, हजारों हेक्टेयर्स ऑफ लैंड यहां पे तबाह हो गया है। कई लोग यहां पे मारे गए, इमरजेंसी पर्सनल मारे गए, बहुत हजारों की तादाद में लोगों को अपने घर छोड़ के भागना गया। साउथ वेस्ट यूरोप में इतनी तेज वाइल्ड फायर लगी है और बहुत तेजी से फैल रही है। फायर फाइटर्स यहां पे लड़ रहे हैं बट ओवरऑल उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। और हीट वेव्स की आज की डेट में एक बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। ऑस्ट्रेलिया में हीट वेव्स आई, यूएस में हीट वेव्स आई, यूरोप में हीट वेव्स आई हैं। और ऐसा नहीं कि पहली बार आई यूरोप में, इससे पहले भी आ रखी है पिछले 2-3 सालों में। तो भैया फ्रांस, ग्रीस, पुर्तगाल, स्पेन, हजारों एकड़ हेक्टेयर लैंड यहां पे तबाह हो गया है। कई इमरजेंसी पर्सनल्स यहां पे मर चुके हैं। बहुत सारे लोगों के होम्स छोड़ के अपने भाग चुके हैं। साउथ वेस्ट यूरोप में हफ्तों से जो हीट वेव है वो फैल रही है और साइंटिस्ट का क्लेम है कि जो क्लाइमेट चेंज है, एक्सट्रीम वेदर्स के जो इंसिडेंट्स आ रहे हैं, ये इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये हम सब जानते हैं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तब भी इंटरनेशनल कम्युनिटी बैठ के किसी प्रॉपर एनवायरमेंटल प्रोपोगेंडा के ऊपर बातचीत नहीं कर पा रही। फ्रांस के साउथ वेस्टर्न जिरोंडे रीजन में दो फॉरेस्ट ब्लेज को कंट्रोल करने के लिए फायर फाइटर्स बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं। 11,000 हेक्टेयर ये फायर्स ऑलरेडी बर्बाद कर चुकी है। 14,000 लोग अपना घर छोड़ के भाग चुके हैं, चाहे वो रेजिडेंट्स हो चाहे वो टूरिस्ट हो। मीटियो फ्रांस पॉडकास्ट बोलता है 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहां पहुंच जाएगा सदर्न फ्रांस में। नॉर्मल का टेम्परेचर यहां पे काफी कम रहता है, 20 डिग्री के आसपास रहता है, वो 40 डिग्री पहुंच जाएगा। फ्रेंच आल्प्स में जो मॉन्ट ब्लैंक का इलाका है, यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन, वहां पे लोग चढ़ाई करते हैं, हाइकिंग करते हैं। इनको हाइकिंग करने से रोक दिया गया है। बोला है भाई अनएक्सपेक्टेड क्लाइमेट कंडीशंस हैं, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है, तो भैया चढ़ाई वगैरह मत करो। अभी कुछ दिन इटली के सबसे बड़े एल्पाइन ग्लेशियर पे जो लोग चढ़ रहे थे, लैंडस्लाइड के चलते 11 लोगों की मृत्यु हो गई। स्पेनिश अथॉरिटीज का बोलना है कि देश के अलग अलग हिस्सों में 20 वाइल्ड फायर्स लगी, फ्रॉम साउथ टू गैलिशिया इन द फार नॉर्थ वेस्ट। 4,500 हेक्टेयर स्पेन में अब तक तबाह हो चुका है। तो ओवरऑल ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा आप कह लो डिस्टर्बिंग है। चाहे आप इटली की बात कर लीजिए, चाहे फ्रांस की बात कर लीजिए, चाहे स्पेन की बात कर लीजिए, चाहे ग्रीस की बात कर लीजिए, हर जगह फॉरेस्ट फायर लगी हुई है। और ये फॉरेस्ट फायर एक्चुअली में ह्यूमैनिटी को एक कॉल दे रही है कि सुधर जाओ, नहीं तो हम तुमको सुधार देंगे। जीएस पेपर 3 डिजास्टर में न्यूज आपको काम आएगी। चलिए डेली एडिटोरियल पे आ जाते हैं। इस पर्टिकुलर पहले आर्टिकल को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। वीडियो पे अब तक लाइक का बटन नहीं दबाया दोस्तों, जरूर दबा देना, लाइक बटन दबाना मत भूलना। द लैकलस्टर अमेरिकन प्रेसिडेंशियल रेस इन द मेकिंग। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की लड़ाई के बारे में बातचीत होने लगी है अब से लगभग 18 महीने के बाद। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का ऑफिशियल प्रोसेस है वो किक ऑन हो जाएगा और 2024 में फिर से वही कैंपेनिंग, डेमोक्रेट पार्टी जीतेगी, रिपब्लिकन पार्टी जीतेगी, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। अब नॉर्मल अगर अब तक क्या है कि मान लो कोई सिटिंग प्रेसिडेंट है। अभी सिटिंग प्रेसिडेंट कौन है? जोसेफ बाइडेन। कौन सी पार्टी के हैं? डेमोक्रेट पार्टी के। तो जोसेफ बाइडेन अगर मान लीजिए नॉर्म ये बोलता है, ये बोलते हैं कि मैं री इलेक्शन के लिए खड़ा हूंगा, मैं फिर से इलेक्ट होने के लिए खड़ा हूंगा, तो उस केस में प्राइमरीज में उनको चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो आप बोलोगे प्राइमरीज क्या होता है? तो देखिए होता यह है कि एक्चुअल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर एक इंटरनल वोटिंग प्रोसीजर होता है जिसको आप बोलते हो प्राइमरीज। इस प्राइमरीज में डेमोक्रेटिक पार्टी अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को चुनती है।
तो अगर कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डेमोक्रेटिक पार्टी का ऑलरेडी गद्दी पर बैठा है, जैसे कि जब बराक ओबामा बैठे थे, तो उस समय पे ओवरऑल जब दूसरे टर्म के लिए वो आए थे तो प्राइमरीज में उनको अपोज नहीं किया गया था, लेकिन जोसेफ बाइडेन को यहां पे अपोज किया जा रहा है। जोसेफ बाइडेन ने ये बोल दिया है कि मैं फिर से इलेक्शन के लिए खड़ा हूंगा। लेकिन क्या डेमोक्रेटिक पार्टी के बाकी मेंबर ये चाहते हैं कि जोसेफ बाइडेन फिर से इलेक्शन के लिए खड़े हों? इसको यहां समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि 2/3 डेमोक्रेट, 67% डेमोक्रेट ये नहीं चाहते हैं कि जोसेफ बाइडेन फिर से प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए खड़े हो। 30 साल से कम के 94% डेमोक्रेट ये नहीं चाहते हैं कि जोसेफ बाइडेन को प्रेसिडेंट का टिकट मिले। अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज ने एक सर्वे कराया। उस सर्वे में 26% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जोसेफ बाइडेन फिर से 2024 में प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए खड़े हों। और जोसेफ बाइडेन की जो पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी, उसमें से जो लोग कह रहे हैं कि जोसेफ बाइडेन कुर्सी के लिए ना खड़े हों, 33% लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जोसेफ बाइडेन की उम्र बहुत हो चुकी है, 79 ईयर्स के हैं, और ओवरऑल कभी कभी बातचीत में सो जाते हैं, फ्लिप ऑफ टंग हो जाता है, जैसे कि यूएस फोर्सेस ने सऊदी अरेबिया में जो किया, उसको सेल्फलेसनेस बोलने की बजाय सेल्फिशनेस बोल गए। तो इस प्रकार के जो स्लिप ऑफ टंग्स होते हैं उसको मीडिया कवरेज देती है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए इस प्रकार की चीजें करना ठीक नहीं है। तो एज की वजह से जोसेफ बाइडेन को क्रिटिसाइज किया जाता है। फिर जॉब परफॉर्मेंस के लिए 32% लोग डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर बोल रहे हैं कि नहीं भाई, जोसेफ बाइडेन यहां पे प्रेसिडेंट नहीं बनने चाहिए। अच्छा, ये बात तो हमने अब तक की डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर लोग क्या सोचते हैं अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन के बारे में। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी से आप बाहर आ जाओ, ओवरऑल अमेरिका के आवाम की बात की जाए, अमेरिका के जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उनकी बात की जाए, तो एक गैलोप पोल का सर्वे ये बताता है कि मिस्टर बाइडेन की जो अप्रूवल रेटिंग है बहुत कम है। केवल 33% लोग बोलते हैं यूएस के अंदर कि हाँ भाई, ओवरऑल जो बाइडेन को फिर से री इलेक्ट होना चाहिए। 67% बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए। प्लस ओवरऑल देखा जाए तो 13% अमरीकी ये भरोसा करते हैं कि जो अमेरिका है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। 77% अमरीकी ये भरोसा करते हैं कि अमेरिका गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो बाइडेन की जो अप्रूवल रेटिंग है ना इस समय पे, वो डोनाल्ड ट्रंप की भी अप्रूवल रेटिंग से कम है, जो अप्रैल 2018 में हुई थी। अप्रैल 2018 में जब यूएस इलेक्शंस में लगभग 18 महीने से 2 साल बाकी थे, उस समय पे डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग आई थी ना, उससे भी कम इस समय पे बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग है। तो बेसिकली बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी इस समय पे बहुत फेमस नहीं है, और ओवरऑल अमेरिकी जनता के बीच में भी उतने फेमस नहीं हो पा रहे हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ये कह रहे हैं कि 2024 में वो एक इलेक्शन लड़ेंगे। अब ये पूरा का पूरा यहां पे रायता फैलता नजर आ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज पोल ये दिखाता है कि जो 50% रिपब्लिकन प्राइमरी वोटर्स हैं, वो भी ये नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप जीते। अब देखिए, केवल प्रॉब्लम जोसेफ बाइडेन के लिए नहीं है, बाइडेन के साथ साथ रिपब्लिकन्स के अंदर ही जो ट्रंप बोल रहा है कि मैं वोटिंग में खड़ा हो रहा हूं, रिपब्लिकन्स 50% ये नहीं चाहते। उनकी जो इंटरनल वोटिंग प्रोसेस है, कॉकसेस, उसमें भी वो ये नहीं चाहते कि भाई डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने। तो सिर्फ बाइडेन का अपोजिशन नहीं है, ये जो ट्रंप है उसको रिपब्लिकन्स नहीं चाहते कि राष्ट्रपति बने। ये भी यहां पे एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि अगर ट्रंप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं वो जोसेफ बाइडेन को सपोर्ट करने लगेंगे, क्योंकि फिर डेमोक्रेटिक पार्टी वाले ये नहीं चाहेंगे कि अंदर से जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो कमजोर नजर आए। लेकिन हां, अगर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की बजाय कोई दूसरा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आता है, तो यहां पे पूरे चांसेस है कि डेमोक्रेटिक पार्टी में कोई नया प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नजर आ सकता है। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो जोसेफ बाइडेन अभी बोल रहे हैं कि मैं ही प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए यहां पे लड़ूंगा। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर मिस्टर ट्रंप अभी सबसे ऊपर है, इसके बाद गवर्नर ऑफ फ्लोरिडा रॉन डी सैंटस, फिर सेनेटर टेड क्रूज ऑफ टेक्सास, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस, फॉर्मर गवर्नर ऑफ साउथ कैरोलिना निकी हेली, फिर फॉर्मर कांग्रेसमैन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो। ये भी कुछ ऐसे नाम है जो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से ओवरऑल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन कोई भी ट्रंप जितना पॉपुलर नहीं है। तो अगर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ट्रंप खड़ा हो जाता है, जो कि अभी के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो ओवरऑल हो सकता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जो बाइडेन के लिए सपोर्ट आ जाए। नहीं तो अभी के लिए देखा जाए तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ना रिपब्लिकन पार्टी चाहती कि ट्रंप खड़ा हो, ना डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती कि बाइडेन खड़ा हो। एक्चुअली में ओवरऑल कौन यहां पे खड़ा होगा, पॉलिटिक्स किस प्रकार से अमेरिका की आगे बढ़ेगी, इसके बारे में प्रिडिक्ट कर पाना अभी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत सारे इल्जाम भी लगे हैं। वो जो कैपिटल हिल राइट्स केस हुआ था, वहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल और सिविल क्राइम्स डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगाए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जो बाइडेन ने बहुत नैरोली हराया था,
44% टू 41%, केवल 3% वोट टर्म्स में जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से आगे थे। पर वो तब था जब ओवरऑल पूरी की पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी जोसेफ बाइडेन के पीछे खड़ी थी। अब तो क्या है कि जोसेफ बाइडेन के जो फेलो डेमोक्रेट्स हैं वो भी जोसेफ बाइडेन को उस लेवल पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब जोसेफ बाइडेन ने रिसेंटली बोला कि 92% डेमोक्रेट्स जोसेफ बाइडेन को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो क्लेम है जोसेफ बाइडेन का वो गलत है। जोसेफ बाइडेन की प्रेसिडेंसी को जिमी कार्टर से कंपेयर किया जा रहा है। जिमी कार्टर की प्रेसिडेंसी भी काफी कंट्रोवर्शियल रही थी। एक टर्म के लिए प्रेसिडेंट रहे थे जिमी कार्टर 1977 से 1981। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जोसेफ बाइडेन की प्रेसिडेंसी बताई जा रही है। बोला जा रहा है कि जोसेफ बाइडेन को यहाँ पे कुर्सी 4 साल के बाद छोड़नी पड़ सकती है। मतलब 2020 से 2024 में जो इलेक्शन होंगे जोसेफ बाइडेन को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। जब छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे वो भाई आगे आने वाले समय में पता चलेगा। ट्रंप किस प्रकार से अपनी पॉलिटिक्स को रीऑर्गेनाइज करता है, किस लेवल का सपोर्ट ट्रंप की तरफ आता है रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, ये सब आगे आने वाले समय में ही मालूम पड़ पाएगा। वैसे तो देखा जाए तो नवंबर 2024 के इलेक्शन अभी बहुत दूर है, बट नो डाउट जोसेफ बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप अंदर से इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। कमाला हैरिस के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है कि कमाला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, लेकिन बहुत पॉपुलर नहीं हो पाई। जब कमाला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनी थी उस समय पे ऐसा बताया जा रहा था कि जोसेफ बाइडेन का अगला अगर कोई सक्सेसर डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर से निकल के आएगा तो वो कमाला हैरिस होंगी। बट उस लेवल पे कमाला हैरिस यहां पे परफॉर्म नहीं कर पाई है। कमाला हैरिस की पॉपुलैरिटी विद इन द डेमोक्रेटिक पार्टी टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स उस लेवल पे आगे नहीं बढ़ पाई। तो लेट्स सी आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। रिपब्लिकन पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट कौन बनता है, डेमोक्रेटिक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट कौन बनता है। अभी के लिए तो जोसेफ बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। भाई भगवान ही मालिक हो डोनाल्ड ट्रंप ना बन जाए कहीं प्रेसिडेंट। अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए तो और रायता फैल जाना है। अब ये तो खुद रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ना बने, तो जोसेफ बाइडेन किस हद तक उनको ओवरऑल अपोज कर पाएंगे, जोसेफ बाइडेन यहाँ पे राष्ट्रपति कुर्सी पे बैठेंगे नहीं बैठेंगे, ये सब आगे आने वाले समय में पता चलने वाला है। ठीक है भाई, प्रिजर्विंग डेमोक्रेसी इन इंडिया यहाँ पे काफी ज्ञान बांटा गया है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे अभी के लिए हटा रहा हूं। फिर जो सेंट एंड द सिनर वाला आर्टिकल है इसमें भी बीजेपी को काफी हद तक क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि किस प्रकार से भेड़ बकरियों की तरह महाराष्ट्र के एमएलए को लेके जाया गया ओवरऑल गुजरात के अंदर, फिर गुजरात से गुवाहाटी के अंदर, फिर गोवा के अंदर, किस प्रकार से बीजेपी ने इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल कूप को यहाँ पे एक्सरसाइज किया, ये सब बातें यहाँ पे बता रखी है। बेसिकली आरएसएस भी यहाँ पे चुप रहा। आरएसएस जो कि सेफ्रॉन पार्टी बीजेपी को समय समय पर अपनी राय देता रहता है, ओवरऑल जब ये इमोरल चीज की गई महाराष्ट्र के अंदर कूप किया गया आरएसएस भी चुप रहा। तो इस प्रकार की बातें डॉक्टर अंशुल त्रिवेदी साहब यहाँ पे बोल रहे हैं। जेएनयू में पॉलिटिकल स्टडीज पढ़ाते हैं तो अब आप समझ ही सकते हो जेएनयू के पॉलिटिकल स्टडीज पढ़ाने वाला बंदा कभी बीजेपी के फेवर में बोले ऐसा हो नहीं सकता। फिर नेक्स्ट है इन कर्नाटका कांग्रेस अ गेम ऑफ वन अपमैनशिप। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ये दो लीडर्स की यहां पे बात हो रही। 2023 के इलेक्शंस में कांग्रेस के पर्सपेक्ट को ये दो लीडर्स कमजोर करते नजर आ रहे हैं। वैसे मैं बता दूं ये जो कर्नाटका है, कर्नाटका के अंदर जो कांग्रेस का पूरा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें दो दिग्गज नेता है। एक तो है फॉर्मर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया साहब, दूसरे हैं डीके शिव कुमार साहब। अब सिद्धारमैया बोल रहे हैं चीफ मिनिस्टर मैं बनूंगा, डीके शिव कुमार बोल रहे हैं मैं बनूंगा। हालांकि डीके शिव कुमार उतना सीधे सीधे नहीं बोल रहे हैं। अभी रिसेंट हुआ यह है कि जो चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया के सपोर्टर हैं, इन्होंने बोला है कि सिद्धारमैया का 75वां बर्थडे हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे 3 अगस्त को, और इसको बोला जाएगा अमृत महोत्सव। तो दमनगिरी में अमृत महोत्सव मनाया जाएगा 3 अगस्त को, 75वीं वर्षगांठ होगी ये सिद्धारमैया की। और बेसिकली सिद्धारमैया इस पर्टिकुलर फंक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। सिद्धारमैया बोल रहे हैं कि एक्चुअली में ये बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक पॉलिटिकल इवेंट है। ये पॉलिटिकल इवेंट कांग्रेस की इंपॉर्टेंस को कर्नाटका में बढ़ाएगा और इस पॉलिटिकल इवेंट से हम ओवरऑल इलेक्शन जीत सकते हैं। ओवरऑल इस पर्टिकुलर इवेंट से जहां पे सिद्धारमैया का बर्थडे मनाया जाएगा और जिसको सिद्धारमैया खुद एक पॉलिटिकल इवेंट बोल रहे हैं, यहाँ पे माइनॉरिटीज, ओबीसी, दलित कम्युनिटी का क्या सपोर्ट है कांग्रेस के लिए ये हमें मालूम पड़ेगा। जो भाग्य वेलफेयर स्कीम के जो बेनिफिशरीज हैं वो यहाँ पे सामने आएंगे, सिद्धारमैया को सपोर्ट करेंगे। तो कुल मिला के ओवरऑल इस पर्टिकुलर बड़े इवेंट के थ्रू, और इस प्रकार का एक इवेंट 2012 में भी हुआ था। 65वीं बर्थडे सिद्धारमैया की मनाई गई थी 2012 में बेंगलुरु में, और 2013 में कांग्रेस जीत भी गई थी और सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर बने थे। तो कुछ उस प्रकार के इवेंट को यहाँ पे सिद्धारमैया फिर से रिपीट कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से ओवरऑल कांग्रेस को इलेक्शन में फायदा हो सकता है। एक और चीज जो यहाँ पे सिद्धारमैया साहब ग्राउंड लेवल पे असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है
कि कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अभी के प्रेसिडेंट है डीके शिव कुमार साहब, कुछ लोग बोल रहे हैं कि डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया की एक जंग चल रही है कांग्रेस के अंदर। सिद्धारमैया बोल रहे हैं चीफ मिनिस्टर मैं बनूंगा, डीके शिव कुमार बोल रहे हैं मैं बनूंगा, लेकिन डीके शिव कुमार इतना सामने सामने आके नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। डीके शिव कुमार थोड़ा दबे शब्दों में बोल रहे हैं। तो बेसिकली एक और यहां पे मतलब निकाला जा रहा है कि सिद्धारमैया ने जो इतने ग्रैंड तरीके से इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, इसके थ्रू शायद सिद्धारमैया ये सिग्नल भी भेज रहे हैं कि भाई देखो, कांग्रेस का तो चीफ मिनिस्टर नॉमिनी मैं ही हूं, मतलब डीके शिव कुमार यहां पे चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, डीके शिव कुमार भी कांग्रेस पार्टी के ही है, ठीक है। सिद्धारमैया जी ने यह भी पॉइंट आउट किया कि इससे पहले बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर थे बीएस येदुरप्पा, इन्होंने भी अपने बर्थडे को ग्रैंड स्केल पे मनाया था। और वो बेसिकली ये जो बर्थडे इवेंट्स होते हैं ना, दीज आर नॉट एक्चुअली बर्थडे इवेंट्स। सिद्धारमैया के हिसाब से ये पॉलिटिकल इवेंट है। ये पॉलिटिकल इवेंट बड़े स्केल पे वोटर्स को मोबिलाइज करते हैं और आगे आने वाले समय में कांग्रेस की जो विनिंग चांसेस है उसको बढ़ाएंगे, ये बोलना है सिद्धारमैया का। अब इससे कांग्रेस के अंदर एक इंटरनल टसल नजर आ रही है, शायद सिद्धारमैया यहां पे शिव कुमार को पुशबैक कर रहे हैं। मिस्टर डीके शिव कुमार ने इवेंट को क्रिटिसाइज नहीं किया है, लेकिन मिस्टर डीके शिव कुमार ने यह बोला है कि हमें पॉलिटिकल पार्टी को जिताना है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल के एम्बिशन को पूरा करना है। मतलब डीके शिव कुमार साहब बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यहां पे ताकत में आनी चाहिए, हमें यूनाइटेड होकर कांग्रेस को पहले इलेक्शन जितवाना है, उसके बाद यह डिसाइड किया जाएगा कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा कांग्रेस के रिस्पेक्ट पे कर्नाटका के अंदर, पहले कांग्रेस पार्टी तो जीत जाए। तो बेसिकली डीके शिव कुमार बोल रहे हैं कि हाई कमांड ने भी, हाई कमांड मतलब राहुल गांधी सोनिया गांधी ने भी यही बोला है कि पहले मिलकर कर्नाटका के इलेक्शंस को जीतो, उसके बाद देखेंगे कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा, कलेक्टिव लीडरशिप करो पहले। लेकिन यहां पे अंदर से कांग्रेस नजर आ रही है, सिद्धारमैया अलग बोल रहे हैं कि वो पॉलिटिकल इवेंट करेंगे, डीके शिव कुमार बोल रहे हैं कि ठीक है इवेंट कर रहे हैं आप, सही है, बट एक आदमी को अपना एम्बिशन नहीं आगे करना चाहिए, ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टी को जिताना जरूरी है, बाद में कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा ये देखा जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, मिस्टर शिव कुमार भी यहां पे चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, बट ओपनली वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे क्लेम नहीं कर रहे हैं। इससे होगा क्या कि कांग्रेस के अंदर सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार इतना ज्यादा सीवियर हो जाएगा कि हो सकता है कि दो भागों में टूट जाए पार्टी। तो इस चीज को अभी के लिए डीके शिव कुमार अवॉइड करना चाहते हैं। अभी के लिए ये कर्नाटका की कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट है। तो लेट्स सी यहां पे क्या निकल के आता है, ये जो लड़ाई है किस तरफ जाती है। नो डाउट मिस्टर डीके शिव कुमार और मिस्टर सिद्धारमैया के बीच जो टफल है वो सबको यहां पे नजर आ रहा है। ये किस तरफ जाएगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी कि नहीं जीतेगी, इस टसल से किस हद तक अंदर से कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। अगले आर्टिकल की तरफ चल जाते हैं। भाई जगदीप धनखड़ को वाइस प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन किया है किसने, भारतीय जनता पार्टी ने। तो भैया जगदीप धनखड़ विल बी द एनडीए नॉमिनी फॉर ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ओके, 17 अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर अपना वाइस प्रेसिडेंट का नॉमिनी किसको बनाया, कांग्रेस लीडर मार्गरेट एल्वा को। अब जो मिस्टर जगदीप धनखड़ साहब हैं, ये अक्सर कर न्यूज में रहते हैं क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर है, और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी जो आप कह लो सरकार है, उसकी पॉलिसीज को, उनके एक्शंस को अक्सर कर जगदीप धनखड़ क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं। तो ये अक्सर कर न्यूज में रहते हैं। इज नॉट अ न्यू नेम, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल इज इन न्यूज, ठीक है ना। गवर्नर की कुर्सी को लेकर केरला में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में अक्सर कर बवाल उठाए, ठीक है भाई। एक आप कह लो लंबे समय से बीजेपी के ये मेंबर भी हैं। अब ओवरऑल बीजेपी इनको बोल रही है कि इज अ सन ऑफ अ फार्मर, तो फार्मर का बेटा यहां पे ओवरऑल वाइस प्रेसिडेंट बनेगा इंडिया का, इस प्रकार की आप कह लो आइडियोलॉजी से बीजेपी ओवरऑल पोर्ट्रे कर रही है मिस्टर जगदीप धनखड़ को एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अपने आप में रेलेवेंस रखता है क्योंकि मिस्टर धनखड़ साहब, जगदीप धनखड़ जी आते हैं जाट कम्युनिटी से, और जाट कम्युनिटी बीजेपी सरकार से खासा नाराज थी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में फार्म लॉस के अगेंस्ट कितना प्रोटेस्ट हुआ ये आप सब हम सब जानते हैं। तो बेसिकली जाट कम्युनिटी को पैसिफाई करने के लिए ये जो स्टेप है ये पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर बीजेपी में जो इलेक्शन ये असेंबली इलेक्शन है, यहां पे जो जाट सेगमेंट है इसने कहीं ना कहीं बीजेपी का पार्ट दिया है। तो बेसिकली जाट कम्युनिटी को एसिमिलेट करने के लिए मिस्टर जगदीप धनखड़ को वाइस प्रेसिडेंट बनाना ये बीजेपी के फेवर में जाएगा, ऐसा बताया गया। और ऑथर बोल रहा है कि कांग्रेस ने यहां फिर से गलती की, अपोजिशन ने यहां पे फिर से गलती की। जिस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू जी के अगेंस्ट यशवंत सिन्हा को खड़ा किया है, उसी प्रकार से यहां पे जगदीप धनखड़ के अगेंस्ट मार्गरेट एल्वा को खड़ा करके भी ओवरऑल कोई बहुत सिग्निफिकेंट यहां पे अपोजिशनल कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाया है अपोजिशन, समझ गए। यशवंत सिन्हा साहब काफी इंफ्लुएंशियल इंसान थे। द्रौपदी मुर्मू जी ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, ओवरऑल हमारे देश के वल्नरेबल लॉट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस कंटेक्स्ट में यशवंत सिन्हा जी के रिस्पेक्ट में द्रौपदी मुर्मू ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और आज इलेक्शंस हैं तो द्रौपदी मुर्मू जी ही प्रेसिडेंट बनेगी, हम आप सब जानते हैं। रही बात ये क्या नाम से जगदीप धनखड़ के सामने कितना खड़ी हो पाएंगी मार्गरेट एल्वा, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। ओके,
एक और खास बात है, जगदीप धनखड़ जी को पार्टी मैन माना जाता है। जब वो गवर्नर की कुर्सी पर बैठे तो बहुत हद तक प्रो सेंटर थे। अब अगर वो वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो ऐसा बोल रहा होता है कि गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट ये दो ऐसी कुर्सियां होती हैं जहां कोई भी इंडिविजुअल बैठा हो वो अपनी पॉलिटिक्स में न्यूट्रल होना चाहिए, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं होना चाहिए। जगदीप धनखड़ साहब बिल्कुल ही बीजेपी के फेवर में है। तो इस कंटेक्स्ट में वेस्ट बंगाल की गवर्नर की कुर्सी पर बैठना और उससे भी ज्यादा वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठना ये गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि अगर एक ऐसा इंसान रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करेगा तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर द पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड से ना कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी ऑफ द कंट्री। इस प्रकार की बातें यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। तो बेसिकली जो ओवरऑल चेयरमैन होता है राज्यसभा का, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए जरूरी है कि वो सरकार और अपोजिशन के बीच के रिश्तों को मेंड करे। और ओवरऑल इस कुर्सी पर बैठने वाला आदमी बहुत हद तक प्रो सेंटर होगा, प्रो बीजेपी होगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब कितनी प्रॉब्लम होगी वो तब पता चलेगा जब कुर्सी पर बैठ जाएंगे और नियम कानून चालू होंगे। नेक्स्ट है बाइडेन इन वेस्ट एशिया। रिसेंटली ही एज अ प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वेस्ट एशिया की विजिट की, सऊदी अरेबिया भी गए। अब पहले तो सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान को बहुत बुरा भरा सुनाया था, ऐसा बोला था ओपनली जो बाइडेन ने कि मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल कोशगी को मार दिया। लेकिन अब ओवरऑल जो बाइडेन के स्टेटमेंट से टुवर्ड सऊदी अरेबिया वो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि न्यूट्रल हो चुके हैं। वो उस हद तक मोहम्मद बिन सलमान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। देखिए जो वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स है, इस वेस्ट एशिया में जो डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार की पॉलिटिक्स को इंप्लीमेंट कर रहे थे, कुछ कुछ उसी प्रकार की पॉलिटिक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जो बाइडेन मजबूर है। जो बाइडेन बहुत हद तक ईरान के फेवर में नहीं जा सकते, इसराइल के अगेंस्ट कहीं ना कहीं इसराइल की लाइंस को टो कर रहे हैं। बहुत सारी शर्तें लगा दी ईरान के ऊपर, तो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्लियर नहीं हो पाया। प्लस पेलेस्टीनियन मुद्दे को जो बाइडेन अब उतना तेजी से ऊपर नहीं उठा रहे हैं। और जमाल कोशगी वाला मुद्दा था जो कि कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ था, डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ था, इस पर्टिकुलर मुद्दे को भी कुछ हद तक डाउन प्ले कर दिया है जब रिसेंटली सऊदी अरेबिया के अंदर मोहम्मद बिन सलमान से मिले मिस्टर बाइडेन। ये सबको पता है कि सऊदी डिसिडेंट जमाल कोशगी को मारने का ऑर्डर एमबीएस यानी मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था। तो शुरुआत में तो जो बाइडेन ने खुलेआम इनको किलर बोला था, लेकिन अब जाके उनसे बातचीत कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि सऊदी अरेबिया से यूएस के रिश्ते ज्यादा जरूरी हैं, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, इनके ऊपर बाद में बातचीत करेंगे। क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया नाराज हो जाता है यूएस से तो एक वैक्यूम बनेगा, और इस वैक्यूम को कहीं चाइना और रशिया ना भर दें, तो ये बाइडेन नहीं चाहते। मतलब वेस्ट एशिया में, गल्फ में इंपॉर्टेंस बनी रहे यूएस की, ये बहुत जरूरी है बाइडेन के लिए। अगर बाइडेन की प्रेसिडेंसी के समय पे इन कंट्रीज से यूएस का स्ट्रेटेजिक रिश्ता टूट जाता है तो वो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी को हमेशा के लिए क्रिटिसाइज किया जाएगा। एक और बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। मुद्दा यह है कि देखिए ओवरऑल इस यूक्रेन वॉर के चलते दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस आ गई, पेट्रोल क्रूड ऑयल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया के साथ बातचीत करके जो बाइडेन ये कोशिश करेंगे कि सऊदी अरेबिया अपने ऑयल के प्रोडक्शन को रैंप अप करे। अगर सऊदी अरेबिया अपने ऑयल के प्रोडक्शन को रैंप अप करेगा तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की इतनी कमी नहीं होगी, और क्रूड ऑयल की इतनी कमी नहीं होगी तो यूएस इंडिया को एक पोटेंशियल अल्टरनेटिव दे सकता है कि भाई तुम सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीद लो, रशिया से मत खरीदो। आज की डेट में तो इंडिया पूछता है ना यूएस से कि हम कहां से तेल खरीदे भाई, तुम्हारे यहां पे इतना महंगा मिल रहा है, हमें सस्ता मिल रहा है तो हम रशिया से लेंगे। तो यूएस चाहता है कि सऊदी अरेबिया अपने तेल के प्रोडक्शन को बढ़ाए, ताकि रशिया के ऊपर जो ओवर इंडिपेंडेंस है ना दुनिया भर की कंट्रीज की एनर्जी सप्लाईज को लेकर, वो थोड़ी कम हो जाए। अब इस बात को लेकर सऊदी अरेबिया ओपनली यूएस के स्टांस को सपोर्ट नहीं कर रहा है। सऊदी अरेबिया के रशिया के साथ रिश्ते ठीक ठाक है, तो सऊदी अरेबिया इस हद तक यूएस के सपोर्ट में चला जाए कि रशिया का दुश्मन बन जाए, ये खुद मोहम्मद बिन सलमान नहीं चाहेंगे। हाँ, कुछ मुद्दे पे यूएस और सऊदी अरेबिया हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, जैसे ईरान को काउंटर करने का मुद्दा। ईरान एक शिया स्टेट है, और एक शिया स्टेट हमेशा से सुन्नी स्टेट्स के लिए खतरा होता है, ऐसा सऊदी अरेबिया और यूएई को लगता है। तो ईरान की पावर को कंटेन करने के लिए यूएस हमेशा इजराइल, सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ रहेगा। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए थे इसराइल और यूएई में, इसका भी तो यही लॉजिक था कि ईरान को कंटेन करना है, और कहीं ना कहीं इन अब्राहम अकॉर्ड्स को सऊदी अरेबिया ने भी सपोर्ट किया था। तो ये जो वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक आप कह लो मुद्दा छेड़ा था, उस मुद्दे पे ही कहीं ना कहीं चल रहे हैं बाइडेन। एक्चुअली में सक्सेसिव प्रेसिडेंट, चाहे बैरक ओबामा हो, चाहे आपके डोनाल्ड ट्रंप हो, डोनाल्ड ट्रंप तो खैर बहुत ही ज्यादा प्रो इसराइल थे और ओवरऑल ईरान को कंटेन करने वाले थे, तो जो बाइडेन भी उससे बहुत अलग नहीं हट पा रहे हैं। जो बाइडेन की भी यहां पे एक बहुत बड़ी मजबूरी है, वो बहुत हद तक वेस्ट एशिया के अंदर डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का परचम नहीं फहरा सकते। अगर वो फहराएंगे तो यूएस की इंपॉर्टेंस बहुत हद तक कम हो जाएगी, कहां पे? वेस्ट एशिया में, और ये अफोर्ड नहीं कर सकते जो बाइडेन। तो ये ओवरऑल इस आर्टिकल का सार है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज के एडिटोरियल और करंट अफेयर्स डिस्कशन में इतना ही। मैं क्रिस्प चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपको लग रहा है कि मैं चीजों को जल्दी कवर कर रहा हूं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप चाहते हो कि वीडियो और लंबी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप अपने हिसाब से जो भी वीडियो के अंदर अमेंडमेंट चाहते हैं बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और हो सके तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन ज्वाइन बटन